लगातार लोकतंत्र के महापर्व की मेगा कवरेज विस्तार न्यूज आपको दिखा रहा है। पल पल की अपडेट हम आपको दे रहे हैं और 4 जून को नतीजे भी सबसे पहले विस्तार न्यूज ही आपको दिखाएगा। देखिए, गेस्ट मौजूद है, उनसे फिर बातचीत करूंगी, क्योंकि जब चुनाव होते हैं कई तरह के सवाल आपके मन में भी जागते हैं और हमारे मन में भी कई तरह के सवाल होते हैं, और उन्हीं सवालों के जवाब हम इनसे ले रहे हैं, पूछ रहे हैं कि आप लोग दावे और वादे तो बड़े बड़े कर रहे हैं, आज भी कह रहे हैं कि 400 पार का नारा पूरा होगा, लेकिन क्या 400 पार का ये नारा इतना इजी है, इतना आसान है भारतीय जनता पार्टी के लिए? उमेश जी बताइएगा। देखिए, कोई भी लक्ष्य आसान नहीं होता है। उस लक्ष्य के लिए प्राण प्राण से जुटना पड़ता है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। और मैं बार बार कहता हूं, हम तो 2 से चले थे और हमारे जितने भी वरिष्ठ नेता रहे हैं, अटल जी से लेकर के तमाम लोग, उन्होंने जो मेहनत की है ये उसी का परिणाम है कि हम 14 के अंदर में आए, पूर्ण बहुमत के साथ आए, 19 के अंदर में हमने जनता के आशीर्वाद से रिपीट किया, और जनता का आशीर्वाद ही है जो हमको 400 का लक्ष्य सेट करने के लिए यहां पर आकर्षित करता है। जनता के प्रति हमारा विश्वास और जनता का हमारे कार्यों के प्रति विश्वास, और निश्चित तौर पर 4 जून को परिणाम दिख जाएगा। बीते 10 वर्षों का रिपोर्ट कार्ड भी जनता के सामने है कि किस प्रकार से 25 करोड़ से अधिक लोगों को गरीबी रेखा से हमने बाहर लाने का काम किया, किस प्रकार से उज्ज्वला योजना का विषय हो, प्रधानमंत्री आवास योजना का विषय हो, स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय बनाने का ऐतिहासिक काम भारत के अंदर में हो, जिसके बारे में अब तक किसी सरकार ने नहीं सोचा था, मुद्रा लोन का विषय हो, कोरोना काल के अंदर में हमारे द्वारा किए गए कार्यों का विषय हो, एक एक तबके को, प्रत्येक वर्ग की चिंता करते हुए योजना बना करके विकास को आगे बढ़ाने का विषय हो, और उन्हीं रिपोर्ट कार्ड को लेकर के हम जनता के बीच में जा रहे हैं। और बड़ा दुख का विषय, बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि विपक्ष इतना कमजोर है बीते 10 वर्षों में कि एक मुद्दा इनके पास नहीं है। मुद्दा विहीन विपक्ष यहां पर हो चुका है। अमित जी जवाब दे दीजिए, विपक्ष कमजोर हो रहा है। देखिए, यही तो इनका चाल चरित्र और चेहरा है। हम पहले लड़ते थे आज़ादी के पहले अंग्रेजों से, कहते हैं ना, हम फिरंगियों से लड़ते थे, अब इन संगियों से लड़ रहे हैं, और उनका काम था डिवाइड एंड रूल और इनका काम है डाइवर्ट एंड रूल। देखिए किसने स्टाइल से इन्होंने घुमाने का प्रयास किया, लेकिन जनता सारी चीजों को रसिका जी समझती है। अभी इन्होंने कहा रिपोर्ट कार्ड, 10 साल का रिपोर्ट कार्ड, जनता समझती है साहब कि बढ़ती हुई महंगाई और घटती हुई कमाई पे ये बात नहीं करेंगे, रोजगार पे ये बात नहीं करेंगे। कहते हैं ना, मेरी रातों की नींद को दिक्कत ना मंदिर की घंटी से है, मेरी रातों को नींद की दिक्कत ना मंदिर की घंटी से है, ना मस्जिद की अजान से है, मेरे रातों की नींद की दिक्कत लोगों को घटती हुई कमाई और बढ़ती हुई महंगाई से है, मेरी रातों की नींद को दिक्कत मरते हुए जवान और आत्महत्या करते किसानों से है। तो रही बात, ये ज्वलंत मुद्दों पे कभी बात नहीं करेंगे। और एक बहुत अच्छा, मैंने आपको साधुवाद देना चाहता हूं, आपने इतना अच्छा प्रश्न किया, इन्होंने जवाब नहीं दे पाए। भाजपा का कोई भी नेता उस पर जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि 10 सालों का इनका रिपोर्ट कार्ड है, इनके कार्यकाल को याद किया जाएगा। ये कहते थे 100 दिन अगर मैं महंगाई में कम नहीं करूंगा मुझे सूली पे लटका देना, और क्या महंगाई गई साहब। अब जनता कह रही है, आप पहले ये कहते थे, पोस्टर लगाते थे बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, अब जनता कहती है बहुत हुई महंगाई की मार, अब बस भी करो मोदी सरकार। अब जनता बताएगी कि किस पर भरोसा हो रहा है जनता को। बड़वानी से इस वक्त मेरे सहयोगी जफर अशरफी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। जफर, वहां पर इस वक्त क्या माहौल है बताइएगा, और आपके पीछे कुछ महिलाएं भी दिख रही हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करिएगा, मतदान करने पहुंची हैं। देखिए रसिका, 2 तस्वीरें हमने सुबह से लगातार दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर बड़वानी की थी, जहां पर शहरी मतदाताओं का मतदान केंद्र पर धीमी गति से मतदान करना था, लेकिन अब मैं ग्रामीण इलाके में पहुंच चुका हूं, गांव में पहुंच चुका हूं, फलिये में पहुंच चुका हूं, और उस गांव की तस्वीर इसी कैमरे के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि ग्रामीण की आदिवासी महिलाओं में कितनी जागरूकता है, कितनी सक्रियता है कि वे अपने मत का उपयोग करने के लिए दिन के दोपहर के 1 बज रहे हैं, और उस 1 बजने के दौरान तापमान लगभग 44 डिग्री से ज्यादा है, लेकिन इसी धूप और गर्मी के बीच में ये महिलाएं किस तरीके से मत का उपयोग करने मतदान केंद्र तक पहुंची है। मैं कैमरामैन को कहूंगा कि वो आगे आके इनकी तस्वीरें दिखाएं और बताएं कि किस तरीके से महिलाओं के अंदर जागरूकता है। हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, उनके साथ में काकी कितनी उम्र है आपकी? कितनी उम्र है आपकी? हाय उम्र में खाई माला। देखिए, आदिवासी भाषा में महिलाएं हमसे बात करना चाहेगी। क्या नाम है आपका? तानुबाई। तानुबाई, कितनी उम्र है आपकी? 60 साल। धूप है, कड़ी धूप है, फिर भी आप मतदान करने आए हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? अब क्या मुद्दे को लेकर मतदान करने जा रहे हैं आप?
क्या मांग है कि सरकार से अच्छे काम होना चाहिए, अच्छी अच्छी योजनाएं होनी चाहिए, यही बात है? हाँ देखिए मुस्कुराहट के साथ मतदान किया जा रहा है और बात कम करती है, उनसे पूछिएगा जरा कि घर में खाना बनाकर मतदान केंद्र तक पहुंची है या अभी जाकर घर के काम निपटाएंगी, पहले मतदान करने आई है, ये भी बात करिए, उनसे पूछिए। बिल्कुल बिल्कुल। एक सवाल है काकी कि आपने खाना बना लिया घर पर? हाँ खाना खाकर आए हैं आप? हाँ खाना खाना है। सभी महिलाएं खाना खाकर आए? घर का सारा काम कर लिया? हाँ कर लिया। तस्वीर दिखाइए। देखिए सुंदर सी तस्वीर है ये मतदान केंद्र की। और दूसरी तस्वीर देखिए, ये पुरुष है। पुरुषों की संख्या मतदान करने के लिए महिलाओं की संख्या की तुलना में बहुत कम है। रसिका तस्वीर देखिए, पुरुषों की संख्या और दूसरी तरफ जो है ये महिलाओं की संख्या। अब मेरे साथ में कुछ पुरुष जो बाहर बैठे हैं, मैं उनसे भी बात करूंगा। चलो आइए मेरे पीछे और मैं आपको वो तस्वीर दिखाना चाहूंगा जिस तरीके से तस्वीरें बता रही है कि महिला मतदाता किस तरीके से जागरूक है। जफर हमारे सहयोगी तस्वीरें भी हमको दिखा रहे हैं, लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं और महिलाएं ये भी कह रही हैं कि खाना बना के आए, काम निपटा दिया, अब मतदान करेंगे, एक और जिम्मेदारी पूरी करनी है और उसी जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए वो पहुंचे हुए हैं। तो देखिए एक और बड़ी जानकारी आपको दे दूं, क्योंकि चुनाव है, अब तक कितने प्रतिशत मतदान कहां हुआ ये भी बताना आपको बेहद जरूरी है। जैसा कि हम पहले भी बात कर रहे थे कि लोकसभा चुनाव की जब शुरुआत हुई, फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज, थर्ड फेज के इलेक्शन में हमने देखा वोटिंग परसेंटेज थोड़ा कम देखने को मिला, लेकिन जैसे ही अलग अलग फेज की बात हुई ये वोटिंग परसेंटेज थोड़ा बढ़ता हुआ दिखाई दिया। तो देश की 96 सीटों पर अब तक 40.32% मतदान संपन्न हो चुका है। मध्य प्रदेश की 8 सीटों पर वोटिंग जारी है और 48.52% मतदान अब तक मध्य प्रदेश की 8 सीटों पर हो चुका है। देवास में 52.11%, तो धार में 49.37% वोटिंग हुई है। तो इंदौर में 38.60%, खंडवा में 48.15% मतदान हो चुके हैं। खरगोन की अगर हम बात करें तो 51.48%, मंदसौर में 50.39% वोटिंग हुई है। रतलाम में 51.13%, उज्जैन में 49.71% वोटिंग हुई है। 3 फेज के इलेक्शन के अगर कंपेरेटिवली हम बात करेंगे तो ये वोटिंग परसेंटेज अच्छा खासा देखने को मिल रहा है और अभी भी आधा समय बचा है, ये वोटिंग परसेंटेज जरूर बढ़ता दिखाई देगा। तो देखिए इंदौर में सबसे कम वोटिंग हुई है और उसके कारण ये भी हो सकते हैं कि वहां जो चुनाव है वो दिलचस्प इसलिए है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और नोटा के बीच में चुनाव है। इंदौर में 38.60% ही मतदान अभी तक हुआ है। तो भाई देवास का जो वोटिंग परसेंटेज है अभी तक सबसे अच्छा देखने को मिल रहा है। 52.11% मतदान संपन्न हो चुका और ये वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा। और उसके बाद अगर हम खरगोन का जिक्र करें तो खरगोन में भी अभी तक ठीक ठाक वोटिंग हुई है। 51.48% मतदान हुआ है। तो मंदसौर में 50.39% वोटिंग हुई है और रतलाम में 51.13%। तो ये वोटिंग परसेंटेज अच्छे खासे देखने को मिल रहे हैं और यही उम्मीद की जा रही है जब शाम 6 बजे को वोटिंग बंद हो जाएगी, चौथे चरण का मतदान संपन्न हो जाएगा, तो ये वोटिंग परसेंटेज जो है और बढ़ेगा और एक अच्छा फिगर सामने निकल कर आएगा। तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, बातचीत जारी रखेंगे। हमने देखा है उमेश जी, मैं आपका रुख इसलिए करूंगी कि वोटिंग परसेंटेज जो फर्स्ट फेज के इलेक्शन की अगर हम बात करें, सेकंड फेज के इलेक्शन की बात करें, फिर थर्ड फेज के इलेक्शन में वोटिंग परसेंटेज थोड़ा सुधरा, लेकिन उसके साथ ही छत्तीसगढ़ में एक अच्छी चीज देखने को मिली। छत्तीसगढ़ में वोटिंग परसेंटेज ठीक ठाक रहा है, उस तरीके का नहीं रहा जैसे मध्य प्रदेश में 53-54% वोटिंग हुई। अन्य राज्यों की अगर मैं बात करूं तो वहां पर भी काफी कम वोटिंग परसेंटेज देखने को मिला। और उसके बाद हमने देखा कि निर्वाचन आयोग हो या भारतीय जनता पार्टी के भी स्टार प्रचारक की मैं बात करूं, वो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के धरती पर पहुंचने लगे, लगातार प्रचार प्रसार का दौर और बढ़ गया। तो ये समझा जा सके कि भारतीय जनता पार्टी कॉन्फिडेंट तो रहना चाहती थी, ना ओवर कॉन्फिडेंट होना चाहती थी, वो थोड़ा डर तो था भारतीय जनता पार्टी में, इस बात को स्वीकार करेंगे ना?
देखिए, मुझको लगता है कि ना सिर्फ राजनीति में बल्कि किसी भी फील्ड के अंदर में ओवर कॉन्फिडेंस होने के लिए कहीं कोई जगह नहीं है। आपकी तैयारी है, आपका रोड मैप है, आपकी योजना है, और अगर आप अपनी पूरी तैयारी के साथ अपने रोड मैप को धरातल पर उतारते हुए अपने कार्य को पूरी ईमानदारी के साथ करते हैं तो मुझको लगता है कि उसका परिणाम निकल करके आता है। और हम यही कर रहे हैं। हम 2 से चले थे, उसके बाद 14 के अंदर में जो हमने धरातल पे अपने कामों को जमीन पर उतारा, जनता का विश्वास जीता, उसका परिणाम हमारे आपके हम तमाम लोगों के सामने है कि हम 19 में भी रिपीट हुए और वर्तमान में भी हमारा वही प्रयास है कि जो हमने किया है वो जनता तक उसका लाभ पहुंचे। सरकार में रहते हमने प्रयास किया और आज फिर से हम जनता का विश्वास जीतने के लिए जा रहे हैं। हमें पूरा विश्वास है, जो जनता का सकारात्मक प्रतिसाद हमको मिल रहा है और जो हालात बनाने के प्रयास किए गए बीते 10 वर्षों के अंदर में, जिस प्रकार से विपक्ष ने जो हालात बनाने के प्रयास किए, समय पर देश की जनता ने देखा है किस प्रकार से जातिवाद का जहर घोलने का प्रयास किया गया, किस प्रकार से ध्रुवीकरण की राजनीति लेकर के आए, तमाम तरह के नारे देते रहे लेकिन कभी वादे पूरे नहीं किए। राज्यों के अंदर में भी जहां कांग्रेस की सरकार रही, विपक्ष की सरकार रही, किस प्रकार से केंद्रीय योजनाओं को डिस्टर्ब करने, लटकाने, भटकाने का प्रयास हुआ। तो जनता बड़ी समझदार है और इन तमाम चीजों का माइनर ऑब्जर्वेशन करती है जनता, और मुझको लगता है कि जनता इन तमाम पहलुओं पर विचार करके मतदान कर रही है। और 4 जून को जब परिणाम निकल करके आएंगे तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और देश के अंदर में दूध का दूध और पानी का पानी तो हो जाएगा, लेकिन चुनाव के नतीजे जब तक नहीं आ जाते चर्चा तो इस विषय पर होती रहेगी। अमित जी, मैं आपसे पूछूंगी, ये सवाल मेरा इसलिए भी है, हमने देखा है, देखिए जब भारतीय जनता पार्टी के प्रचार प्रसार का मैं जिक्र कर रही थी तो मैं कह रही थी कि लगातार स्टार प्रचारक, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों, जेपी नड्डा हों या अमित शाह हो, वो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ पहुंच रहे थे जब उनको स्थिति लगी कि नहीं यार मतदान कम हो रहा है। लेकिन हमने कांग्रेस की तरफ से देखा एक चीज, जो जिन 8 सीटों पर मध्य प्रदेश में चुनाव हो रहे हैं वहां पर प्रियंका गांधी ने 1-2 सभा की और राहुल गांधी ने 1-2 सभा की और मल्लिकार्जुन खड़गे 1 सीट तक ही पहुंचे और भारतीय जनता पार्टी 8 के 8 सीट तक पहुंची। यानी भारतीय जनता पार्टी तो अपने तैयारी के साथ ही जो वो बात कर रहे कि 400 पार का नारा उसको पूरा करना है तो वो मेहनत करती हुई दिखाई दी। लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी ने मध्य प्रदेश को छोड़ दिया या ये मान गए कि मध्य प्रदेश तो अब हमारे हाथ से दूर है तो छोड़ दो? रसिका जी, मैं आपके सवालों का बिल्कुल जवाब दूंगा। आपने एक बहुत अच्छा प्रश्न किया, तो मुझे लगता है लगातार आप आज बहुत अच्छा प्रश्न कर रही हैं। मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि आपने कहा कि कांग्रेस ने मध्य प्रदेश को छोड़ दिया है, मैं उस पर भी आऊंगा। मैं पहले अपने भाजपा के सम्मानित प्रवक्ता जो उन्होंने कहा हम 10 सालों से जो काम कर रहे हैं, जो 56 इंच की छाती वाले हैं रसिका जी, और जिस प्रकार से 18-18 घंटा काम करते थे, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कम से कम 24 घंटा इन्होंने काम नहीं किया। और जो ये काम करने की बात कर रहे थे, हम जो कहते हैं ना संविधान को बचाना और लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है, इन्होंने क्या काम किया? मध्य प्रदेश की चुनी हुई सरकारों को गिराया, कर्नाटक की चुनी हुई सरकारों को गिराया, गोवा की चुनी हुई सरकारों को गिराया, मणिपुर की चुनी हुई सरकारों को गिराया, महाराष्ट्र में चुनी हुई सरकारों को गिराया। और अपने राजनीतिक मंसूबे को पूरा करने के लिए जो हथकंडे अपनाए, इसको जनता को जवाब देना है। रही बात आपने कहा, तो मैं आपको बता दूं, चाहे छत्तीसगढ़ हो चाहे मध्य प्रदेश हो, एक सीट कांग्रेस का कार्यकर्ता उस पर रण को लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है और इस बार भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने का उसने संकल्प भी ले लिया है। और रही बात आपने हमारे नेताओं की बात कही, तो पूरे देश में लेकिन कैसे करेंगे अमित जी? वही तो मैं पूछ रही हूँ, कैसे करेंगे आप लोग? चीज आपको बताना चाह रहा हूं कि चाहे ये कुछ भी कर ले, चाहे इंदौर के कैंडिडेट को ले जाएं, चाहे दूसरे हमारे जो कैंडिडेट हैं उनके साथ जैसा ये इन्होंने डील किया, जो भी किया होगा मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने कहा ना, हम जनता है। ये चुनाव चंद उद्योगपतियों को चुनना है या 140 करोड़ जनता की सरकारों को चुनना है? जनता ने ये डिसाइड कर लिया है साहब, और इनको माकूल जवाब मिलने वाला है। और इसीलिए तो इतना घबराए हुए हैं ये। 400 पे चले थे। आप देखिए पिछले 15-20 दिन से प्रधानमंत्री जी ने एक बार भी 400 कहा क्या? नहीं कहा। तो ये इनकी घबराहट बताती है और मुझे लगता है कि पूरी तरीके से बीजेपी अटकी भटकी लटकी नजर आती है। और जिस प्रकार से सत्ता बल, धन बल और बहुबल पे इनका विश्वास है, ये लोकतंत्र को कलंकित करने वाले लोग हैं। देखिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने मुझको लगता है कि जवाब दे दिया है और कांग्रेस की सीट तो
शहजादे की उम्र से भी कम आने वाली है, इससे बेहतर जवाब नहीं हो सकता है। 4 तारीख को आप भी यहीं रहेंगे, हम भी यहीं रहेंगे। उस दिन आप उम्र भी बता दीजिए और गिनती भी कर लेंगे, सीट का आकलन हो जाएगा। देश की थोड़ी जनता के डिसाइड बीच में आ करेंगे जाएगा। कि अरे देश सुन में लीजिए कितनी ना, सीट आने देश की वाली जनता है। देश नहीं, की आपने जनता शहजादे तय कहा ना, करेगी, तो मैं भी देश कह रहा हूं, की जनता तय शहजादे करेगी। डिसाइड नहीं करेंगे, और ये सुन देश की लीजिए जनता साहब, डिसाइड करेगी। आप संविधान की दुहाई दे रहे थे, जनता ने देखा है किस प्रकार से ध्रुवीकरण की राजनीति, किस प्रकार से कर्नाटक के अंदर में हुआ, किस प्रकार से जामिया इलिया विश्वविद्यालय के अंदर में ओबीसी का आरक्षण छीना चुनाव गया। का मुद्दा बताइए, तो ये चुनाव तमाम का मुद्दा बताइए। अरे बताइए, राम अरे मंदिर क्यों नहीं गए? चुनाव को राहुल इधर गांधी उधर जी की अब बात तक मत राम कर, मंदिर क्यों इधर नहीं उधर की गए? बात आप मत राम करिए। मंदिर का आप तो- निमंत्रण अरे आप तो मुद्दा बताइए, महंगाई मुद्दा है क्या, रोजगार मुद्दा है क्या? नहीं, आप लोग बात ही नहीं करते। आपके लिए तो मांस, मछली, मंगलसूत्र, मुसलमान, ये मुद्दा है। अरे शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। राधिका खेड़ा के साथ क्या होता है? गौरव वल्लभ क्यों चले जाते हैं? अरे राहुल गांधी जी बता दें, अब तक भगवान प्रभु श्री राम का दर्शन करने वो अयोध्या क्यों नहीं गए? छत्तीसगढ़ के अंदर में आप राम 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 बात करते थे, राम वन गमन पथ की बात करते थे। कौशल्या माता मंदिर के अंदर में सोनिया गांधी, प्रियंका वाड्रा, राहुल गांधी आज तक क्यों नहीं गए? छत्तीसगढ़ की जनता पूछती है, देश की जनता पूछती है, केवल एक विशेष वर्ग को मैसेज देने के लिए, केवल ध्रुवीकरण के लिए आप राजनीति करेंगे, केवल ध्रुवीकरण। अरे सर संचालक गए थे दर्शन करने के लिए, अरे सर संचालक गए थे ठीक है, दर्शन करने के देखिए लिए। राम का जिक्र होता अरे है राम और इनको माहौल आप तब याद देखते आता हैं, है ये जब एक हम लोग दूसरे बात- पर आरोप मैं जवाब प्रत्यारोप देना लगाने चाहूंगी लगते हैं। ये कहते हैं कि राम मंदिर तुम क्यों नहीं गए और राम मंदिर तुम क्यों चले गए। ये मुद्दा है चुनाव का, इसलिए हम बार बार कहते हैं ये जो चुनाव है लोकसभा, वो राम भरोसे ही पार्टियां लड़ रही हैं। क्या जवाब देना चाहते थे? एक बार आप जवाब दे दीजिए, फिर आगे बातचीत करेंगे। देखिए, मेरे आराध्य प्रभु श्री राम इनको तब याद आते हैं जब इनको या तो नोट चाहिए रहता है या वोट चाहिए रहता है, और इनके कहने से हम अमित जाएंगे। जी, आप लोग भी याद एक कर मिनट, लेते ना, एक मिनट, एक आप लोग याद कर लेते ना श्री राम को, अरे तो मैं जो रोज याद कार्यकर्ता करता हूं। आपके मैं गए हैं ना, वो शायद रुक जाते। अरे मेरी गए बात क्यों सुन लीजिए। नहीं? देश के सारे, मैंने कहा ना कि मैं देश के सर्वोच्च न्यायालय को धन्यवाद देना चाहता हूं जिनके आदेश पे मेरे आराध्य प्रभु श्री राम का दिव्य और भव्य मंदिर बन रहा है। जब इसी चैनल पे हम बैठ के दूसरे चैनलों पे हम बात करते थे रसिका जी, तो हम इनसे कहते थे आप बताइए तारीख तो बता दीजिए, रामलला कब आएंगे? ये कहते थे मैटर वाज पेंडिंग बिफोर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। हम तारीख कैसे बताएंगे? अरे जब आप तारीख नहीं बताए, जब आपने तारीख बताने की जिम्मेदारी नहीं ली, तो आज जवाबदारी नहीं ली, तो श्रेय कैसे लोगे साहब? और एक चीज रसिका जी, अगर मेरे आराध्य प्रभु श्री राम का मंदिर, देखिए दिस इज नॉट द करेक्ट वे, या तो ये बोल रहे या मैं बोल लूं। आपने मुझसे प्रश्न किया है तो इन्हें रोक लीजिए। मैं वही चीज चलिए, मुद्दा ही ऐसा है कि आप दोनों बोलने लगते हैं। मैं कंप्लीट कर रहा हूं। देखिए, अगर मेरे आराध्य प्रभु श्री राम का मंदिर इनके लिए इतना जरूरी होता तो ये 7 स्टार कार्यालय जो दिल्ली में बना है या रायपुर की राजधानी में बना है, ये पहले बन गया। मेरे आराध्य प्रभु श्री राम टाट में थे और बीजेपी के नेता ठाट में थे, तो यही तो बताता है इनकी प्रायोरिटी। इसीलिए जनता इनको जवाब देना जानती है और कहते हैं ना, मैंने कहा ना ज्वलन मुद्दों पे बात नहीं करते, इनसे पूछे महंगाई पे नहीं करेंगे। इनके लिए मुद्दा है मटन, मछली, महंगाई नहीं, मटन, मछली, मुर्गा और मुसलमान, ये तो इनके मुद्दे रहते हैं। तो जनता इनको जवाब देगी और कहते हैं रसिका दी, 1-2 नहीं पूरा बदन है जलनी, 1-2 नहीं पूरा बदन है छलनी, दर्द बेचारा परेशान है कहां कहां से उठे। ये 150 के नीचे जाने वाले 10 साल में यही हाल है कांग्रेस का। ये परेशान है कि कहां कहां से भागे, अरे कहां देख कहां लीजिएगा, जुटे 4 और कहां जून के कहां जनता झोला को लेके बनाए। जाएंगे ये साहब, जहां झोला जाते लेके हैं जाएंगे। इनको जनता झोला बहन लेके लौटा जाएंगे देती 4 है। जून के। अरे इनका तो झोला भी नहीं बचने अरे वाला। देख लीजिएगा, अरे झोला उन्होंने भी खुद नहीं ही कहा बचने है, वाला आपका मेरा तो। क्या है साहब, जनता मैं तो ऐसा झोला लेके चले रुखसत जाऊंगा करेगी 4 कि जून के दोबारा बाद। नहीं लौट और एक पाएंगे। चीज और अब रसिका जवाब ले जी, ये लीजिए। कहते हैं मोदी अरे जी की भैया जवाब ले गारंटी, लीजिए। एक अरे व्यक्ति की जवाब गारंटी ले पे चुनाव लड़ रहे लीजिए। अरे हैं। अगर जवाब वो ले व्यक्ति लीजिए। चला गया झोला अरे लेके, आपकी तो बीजेपी के लोग क्या बोलेंगे? एक व्यक्ति की गारंटी, एक मिनट, एक व्यक्ति की गारंटी देश में इतनी काम कर जाती है कि बीजेपी कहती है हम चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन कांग्रेस के पास भी तो ऐसा कोई मुद्दा होना चाहिए ना जिसके माध्यम से आप कहे कि हमारा चमत्कार चल जाएगा या हमारा मैजिक हो जाएगा। मैं तो बता रहा हूं, मैं मुद्दा गिनिए चलिए। बढ़ती हुई महंगाई, लोगों की घटती हुई कमाई, अरे आप क्या करेंगे ये बताइए। फिर वही बात, आप लोगों ने अपना जो न्याय पत्र लाया, क्या आप जनता के बीच तक पहुंचा पाए? निश्चित तौर पे पहुंचा पाए क्या? निश्चित तौर पे। इस सवाल का जवाब ऐसे निश्चित दीजिएगा। तौर पे। देखिए, निश्चित मैं तौर अब पे। तक खुद भी 33 लोकसभा सीट घूम चुकी हूँ। जनता का अलग ही फीडबैक है, इसको समझिए। ये ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट आपको बता रही हूँ अमित जी। जी, निश्चित तौर पे हम अपने घोषणा पत्र को लेके, न्याय पत्र को लेके जनता के बीच जा चुके हैं। जनता इस बार इनके वो जुमले पत्र में जाने वाली नहीं है। मैंने तो गिना दिया ना, इन्होंने कहा था 100 दिन में महंगाई कम करेंगे, किए क्या?
इन्होंने कहा था रोजगार 2 करोड़ लोगों को देंगे, 15 लाख अकाउंट में आएगा। इन्होंने कहा था मेक इन इंडिया, वो फेक इन यही इंडिया तो हो गया बात है। इन्होंने कहा था स्टैंड अप इंडिया, वो हो गया ब्रेक इन इंडिया। इनका तो काम ही यही है, और चुनी हुई सरकारों को गिराना। और आपने कहा मुद्दा, मैं आपको बता दूं कि सबसे बड़ा मुद्दा इस देश में लोकतंत्र को बचाने का है, सबसे बड़ा मुद्दा इस देश में संविधान को बचाने का है। इनके भ्रष्टाचार को हम उजागर करेंगे। और आपको बता दूं, जिस प्रकार से एक मिनट, जिस प्रकार से आईडी सीबीआई का उन्होंने उपयोग किया है, इनके जवाई आईडी सीबीआई जिसके माध्यम से इन्होंने देश के लोकतंत्र को कलंकित किया है, सारे सवालों का जवाब जनता देने जा रही है। ठीक है अमित जी, मेरी बात सुनिए। आप कह रहे हैं इनके झूठ पर, इनके जुमलों पर जनता विश्वास नहीं करेगी। देखिए, एक तरफ इन्हीं के झूठ पर जनता विश्वास कर लेती है और उनको मौका दे देती है, और आप लोगों की सच्चाई पर विश्वास नहीं कर रही। ये बड़ा सवाल है। अपने सच तक लोगों को विश्वास तो कराइए पहले। अच्छा काम करके भी हम हार गए, झूठ बोल के भी ये चुनी हुई सरकारों को गिरा देते हैं। आज मध्य प्रदेश में क्या किया इन्होंने, महाराष्ट्र में क्या किया, गोवा में क्या किया, मणिपुर में क्या किया। अरे आप ये देखिए, देश के प्रधानमंत्री। उमेश जी जवाब दे दीजिए, क्या कर रहे हैं आप? देखिए, मैं जवाब ही नहीं है। अरे सुन लीजिए ना भाई, मुझको लगता है कि सारे सवालों का जवाब अमित जी ने स्वयं दे दिया है। आज 10 वर्ष हो गए हैं केंद्र के अंदर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को। हम तीसरे टर्म के लिए जा रहे हैं। हमारी भी 10 वर्ष सरकार थी। चलिए, अब कौन तीसरे टर्म? हमारी भी 10 वर्ष सरकार थी। ठीक है, ठीक है, सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए, सुन लीजिए अमित जी, उमेश जी, बस ठीक है, ठीक है, अब खत्म हो गई डिबेट। अब कोई मतलब नहीं इस बहस का। अरे भाई सुन लीजिए, डिबेट खत्म हो चुकी है। देखिए, आप सुन रहे हैं दोनों को, दोनों अपनी अपनी बातें रख रहे हैं, अपना अपना पक्ष रख रहे हैं, लेकिन जनता बताएगी कि 4 जून को कि आखिर कौन जनता के दिल तक पहुंचा। और विस्तार न्यूज ये भी आपको सबसे पहले बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी, उमेश जी, खास बातचीत करने के लिए विस्तार न्यूज के साथ।